हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेमी एम्पिरिकल बाइंडिंग एनर्जी फार्मूले के बारे में बात करेंगे। बाइंडिंग एनर्जी आप जानते ही हैं कि न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन यानी कि कहिए कि न्यूक्लियॉन्स को आपस में न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी बांधे हुए है, जिसकी वजह से न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो जितना ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना ही न्यूक्लियस आपका क्या हो जाएगा, स्टेबल हो। तो देखिए, आज देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बाइंडिंग एनर्जी को इंक्रीज़ करके न्यूक्लियस को स्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे, और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बाइंडिंग एनर्जी को डिक्रीज़ करवा के न्यूक्लियस को अनस्टेबिलिटी की तरफ यानी कि अल्फ़ा डीके, बीटा डीके और गामा डीके की तरफ रिपेल कर देंगे। तो सेमी एम्पिरिकल बाइंडिंग एनर्जी फार्मूले के अंदर जो है हम कुछ एक्सपेरिमेंटल, कुछ थ्योरेटिकल रिजल्ट्स लगा रहे हैं। सारे के सारे आप यहाँ पर जो है ना तो सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स लगाएंगे, ना सारे के सारे हम थ्योरेटिकल लगाएंगे, दोनों मिक्स होंगे। इसी वजह से हमने इसका नाम क्या रख दिया है, सेमी एम्पिरिकल बाइंडिंग एनर्जी फार्मूला हमने रख दिया है। तो जैसे कि देखिए, हमने फर्स्ट टर्म क्या रखी है यहाँ पर, वॉल्यूम टर्म। अब वॉल्यूम देखिए बाइंडिंग एनर्जी को कैसे डिक्रीज़ करने की कोशिश करता है। अब सोच के देखिएगा कि ये आपके पास इतना बड़ा सा न्यूक्लियस है, इतने बड़े न्यूक्लियस का आपके पास देखिए इसमें बहुत सारे प्रोटॉन, बहुत सारे न्यूट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर जो है ए, वो बहुत ज़्यादा है। ए की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इनको रखने के लिए स्पेस भी बहुत ज़्यादा चाहिएगा, वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है। तो वॉल्यूम अगर ज़्यादा हो गया तो आपका देखिए प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया है। आप इस प्रोटॉन का देखिए, इस न्यूट्रॉन का, इस प्रोटॉन का डिस्टेंस देखिए, दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। और हमें पता है इतने दूरी के ऊपर न्यूक्लियर फोर्सेस, जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, वो वर्कआउट नहीं करती, वो यहाँ पर काम नहीं करेंगी, वो यहाँ पर आपको पिक्चर के अंदर नज़र नहीं आएंगी। जो न्यूक्लियस बहुत पास हैं, जैसे कि ये दो प्रोटॉन हैं, बहुत पास हैं, नियर बाय डिस्टेंस है, इसका 2 फर्मी मीटर के करीब डिस्टेंस है, 3 फर्मी मीटर के करीब डिस्टेंस है। तो जिसका आपके पास 2 फर्मी मीटर, 4 फर्मी मीटर के करीब डिस्टेंस है, वो न्यूक्लियॉन्स तो आपस में अट्रैक्शन शो कर देंगे। लेकिन जो आपके पास न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस के अंदर ही हैं, लेकिन उनके बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो उनमें बाइंडिंग एनर्जी या कहिए न्यूक्लियर फोर्सेस यहाँ पर काम नहीं करती। शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं, तो इतने ज़्यादा डिस्टेंस पे ये काम नहीं करेंगी। तो आपका अगर न्यूक्लियस का साइज़ ज़्यादा बड़ा हो गया ना, तो वो भी आपका एक क्या है, रीज़न है बाइंडिंग एनर्जी कम करवाने का। तो न्यूक्लियस का साइज़ जो आपके पास वॉल्यूम है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, एटॉमिक मास नंबर के ऊपर। तो इट मीन्स जिन न्यूक्लियस का एटॉमिक मास नंबर ज़्यादा है उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो आपके न्यूक्लियॉन्स हैं वो ज़्यादा दूरी पर होंगे, बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियॉन्स होंगे जो ज़्यादा दूरी पर हैं, तो उनके बीच में बाइंडिंग एनर्जी नहीं होगी। तो ये जो टर्म है हमारी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ए के। क्यों? ए के इंक्रीज़ होते ही वी इंक्रीज़, और वी के इंक्रीज़ होते ही बाइंडिंग एनर्जी क्या कर जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। तो हमारे पास ए वी क्या है, एक कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट वी हमने किसके दिखाया है, वॉल्यूम टर्म को इंडिकेट कर रहा है। तो ए वी इट इज़ ए वॉल्यूम टर्म रिप्रेजेंटेशन, और ए आपके पास कैपिटल ए, इट इज़ द एटॉमिक मास नंबर। तो बाइंडिंग एनर्जी ए के ऊपर डिपेंड आपकी यहाँ पर कर रही है। तो वॉल्यूम टर्म के अंदर आपके पास जो टर्म आएगी ए वी, दैट इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी जिसको हम एक्सपेरिमेंटली निकालेंगे, और कैपिटल ए आपके पास क्या हो गया, आपका एटॉमिक मास नंबर हो गया। अब दूसरा फैक्टर देखिए जो बाइंडिंग एनर्जी को डिक्रीज़ करवाने की कोशिश करेगा। दूसरा फैक्टर आपके पास है आपकी सरफेस टर्म। अब देखिए यहाँ पर सरफेस वाले पार्टिकल्स कैसे बाइंडिंग एनर्जी को डिक्रीज़ करवाने की कोशिश करेंगे। अब आपके ये बीच में जो मैंने छोटा सा एरिया स्पेस दिखाया है, यहाँ पर पार्टिकल्स देखिएगा, दे आर वेरी नियर बाय ईच अदर। तो अगर मैं इस सेंटर वाले न्यूक्लियन की बात करूँ तो इसका बाइंडिंग एनर्जी इसके साथ भी है, इसका अट्रैक्शन इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, क्योंकि इस न्यूक्लियन के पड़ोस में ये सारे के सारे हैं, दे ऑल आर वेरी नियर बाय टू ईच दिस न्यूक्लियन। तो इस न्यूक्लियन के सारे पड़ोस में हैं, तो क्या होगा, इसका बाइंडिंग एनर्जी सबके साथ होगा, इसके स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन सबके साथ होगी। लेकिन अगर हम इन सरफेस वाले पार्टिकल के पास जाएं, ये जो आपके पास न्यूक्लियॉन्स हैं जिनको हमने सरफेस के ऊपर दिखाया है, इनकी इंट्रैक्शन सिर्फ कहाँ होगी, अंदर वाले न्यूक्लियॉन्स के साथ होगी। यहाँ पर तो कोई न्यूक्लियॉन ही अवेलेबल नहीं है, तो बाइंडिंग एनर्जी या स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन कहाँ होगी, इनवर्ड की तरफ, यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर होगी सारे सरफेस वालों की।
तो इस वजह से जो न्यूक्लियस सरफेस के ऊपर, जो आपके न्यूक्लियस सरफेस के ऊपर है, वो सिर्फ एक ही तरफ से अट्रैक्ट किए जा रहे हैं, एक ही तरफ से उनको एक फोर्स क्या कर रही है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस खींच रही है। तो जितने ज़्यादा सरफेस के ऊपर न्यूक्लियस होंगे, बाइंडिंग एनर्जी आपके न्यूक्लियस की उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हम अगर ये मान लें कि ये पूरा का पूरा आपका न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस की रेडियस आपके पास आर है, तो आप जानते हैं कि जो न्यूक्लियस की रेडियस है वो किस पर डिपेंड करती है, एटॉमिक मास नंबर पर। तो R इज इक्वल टू आर नॉट ए रेज़ टू पावर 1/3, वेयर आर नॉट इज़ फर्मी कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू 2 से लेकर 5 फर्मी मीटर तक, यानी कि 2 × 10⁻⁻15 मीटर से लेकर 5 × 10⁻15 मीटर तक की होती है। ए की वैल्यू रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। लेकिन हमें तो किससे यहाँ पर मतलब है, हमें तो इस बाउंड्री या कहिए सरफेस एरिया से मतलब है कि जितने ज़्यादा सरफेस के ऊपर एटम होंगे वो उतनी ही ज़्यादा कम बाइंडिंग एनर्जी क्या करेंगे, शो करेंगे। तो अगर हमें रेडियस पता हो, क्या हम स्फीयर का सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, 4πr² से निकाल लीजिए। आर की वैल्यू आर नॉट ए रेज़ टू पावर 1/3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4πr02²। अब देखिए 4 क्या है, कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट है, आर नॉट क्या है, फर्मी कांस्टेंट है, स्क्वायर भी तो कांस्टेंट होगा, ए रेज़ टू पावर 2/3, यानी कि इस फैक्टर पर बाइंडिंग एनर्जी क्या कर गई, हमारी डिपेंड कर गई। तो अब ये सारा का सारा आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। तो इसलिए हमने देखी यहाँ पर दिखाया भी है कि बाइंडिंग एनर्जी को एक टर्म और इफेक्ट कर रही है। कौन सी टर्म इफेक्ट कर रही है, सरफेस टर्म। तो सरफेस टर्म का कांस्टेंट ए ऐसे से रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पर वेरिएबल कौन है, सिर्फ आपका ए रेज़ टू पावर 2/3, इसलिए सरफेस टर्म को हमने ए रेज़ टू पावर 2/3 रख दिया है। देखिए यहाँ पर हमने मेंशन भी किया है कि जो सेंटर वाले न्यूक्लियस हैं, दे आर इंटरेक्टेड बाय एन नंबर ऑफ न्यूक्लियंस सराउंडिंग दैम। लेकिन जो सरफेस के ऊपर हैं, द न्यूक्लियंस ऑन द सरफेस हैव इंटरेक्शन विद लेस नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, इट मीन्स दे हैव लेस बाइंडिंग एनर्जी। सो द डिक्रीज इंटरेक्शन ड्यू टू द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियंस देयर इज़ अ लॉस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। तो जितने ज़्यादा सरफेस के ऊपर न्यूक्लियंस, उतनी कम क्या हो जाएगी, हमारी बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी। थर्ड देखिएगा, थर्ड हमारे पास जो फैक्टर है वो हमारे पास है हमारा कूलम टर्म। अब देखिए कूलम टर्म कैसे आएगा, तुम्हें पता है कि कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम फोर्स ऑफ रिपल्शन इन बिटवीन द चार्जेस काम करती है। तो हमारे पास कंसीडर कर लीजिए कि बहुत सारे हमारे क्या हैं, प्रोटॉन्स हैं। अब यहाँ न्यूट्रॉन्स की बात हम नहीं कर रहे, वो न्यूट्रल पार्टिकल हैं, ना तो वो अंडर अट्रैक्शन होंगे ना वो अंडर रिपल्शन होंगे। तो हमारे न्यूक्लियस के अंदर कूलम फोर्स कौन सी होगी, प्रोटॉन्स के बीच में जो रिपल्सिव फोर्सेस है वही होगी। तो प्रोटॉन के बारे में सोचिएगा। अब बाइंडिंग एनर्जी करती है प्रोटॉन और प्रोटॉन को आपस में अट्रैक्ट, लेकिन कूलम टर्म आपस में इनको क्या करवा रही होगी, रिपेल करवा रही होगी। तो जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, रिपल्शन हो जाएगी। तो अब मान लीजिए कि हमारे पास Z नंबर ऑफ क्या है, यहाँ पर प्रोटॉन्स हैं। तो ये मान लिया हमने Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं हमारे पास। तो एक प्रोटॉन जो है बाकी कितनों के साथ इंटरेक्ट करेगा, Z-1 के साथ। तो टोटल पेयर कितने हो जाएंगे, Z टाइम्स ऑफ Z-1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो Z इंटू Z-1 टर्म आई है वो बिकॉज ऑफ द पेयरिंग ऑफ प्रोटॉन्स आई है, कि अगर हमारे पास Z प्रोटॉन्स हैं तो कितने बाकी प्रोटॉन्स के साथ वो पेयर बनाएगा, Z इंटू Z-1 डिवाइडेड बाय 2, नंबर ऑफ पेयर्स बन जाएंगे। उसके बाद देखिएगा कि a रेज़ टू पावर 1/3 टर्म कहाँ से आ गई। आपको पता है एक चार्ज Q1 हो, दूसरा चार्ज Q2 हो, और उनके बीच का सेपरेशन हम यहाँ पर कह दें कि अगर हमारे पास R है तो दे हैव ए पोटेंशियल एनर्जी इन बिटवीन दैम, एंड यू नो वेरी वेल if there are two charges Q1 and Q2 separated by a distance of R, then the potential energy is given by like this, 1/4πε0 Q1 Q2 divided by R, where R is the radius of the nucleus। तो आपके पास R नॉट ए रेज़ टू पावर 1/3 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका देखिए R की जगह अगर आप ये टर्म रखेंगे तो ये 1/3 कहाँ आएगा, आपका यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसीलिए देखिएगा कूलम टर्म्स में देर आर 2 फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। वन
द चार्जेस और द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इतने पेयर्स बन रहे हैं, तो जितने ज़्यादा पेयर्स बनेंगे उतनी ज़्यादा कूलम रिपल्शन होगी, और जितनी ज़्यादा कूलम रिपल्शन होगी उतनी ज़्यादा आपके पास बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाएगी। a⁻1/3, ये जो पेयरिंग है, ये पेयरिंग तो हो गई आपकी Z/(Z-1) डिवाइडेड बाई 2, इतने पेयर बन गए। लेकिन इन पेयर के बीच में जो रिपल्शन है वो कम होगी या ज़्यादा होगी, वो कौन डिसाइड करेगा? इन प्रोटॉन्स के बीच का डिस्टेंस डिसाइड करेगा, या कहिए आपके न्यूक्लियस का रेडियस डिसाइड करेगा। तो Z/(Z-1) इट इज़ ड्यू टू द पेयर, कितने पेयर बने हैं। a⁻1/3 इट इज़ ड्यू टू द सेपरेशन इन बिटवीन द चार्जेस के बीच में सेपरेशन कितने का है। तो ये हमारी थर्ड टर्म आ गई है, ड्यू टू द कूलम रिपल्शन। तो सोचिएगा, प्रोटॉन को रिपेल कर रहा है तो अट्रैक्शन को कम कर रहा है, तो इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी को ये वाली टर्म क्या करने वाली है? कम करने वाली है। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी में से ये टर्म हम माइनस कर देंगे, तो बाइंडिंग एनर्जी, आपकी जो रिजल्टेंट बाइंडिंग एनर्जी है, दैट इज़ गोइंग टू बी डिक्रीज ड्यू टू दिस कूलम टर्म। उसके बाद देखिएगा, एक टर्म आपके पास और भी आती है, दैट इज़ नोन एज असिमेट्रिक टर्म। असिमेट्रिक टर्म में देखिए, अगर हम यूरेनियम 92 235 की या 238 की बात करें, तो इसमें आपके पास जो प्रोटॉन्स का नंबर है, जैसे 235 की मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो आप देखिएगा प्रोटॉन का नंबर तो हो गया 92, आपके न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना होगा? 235 में से 92 को माइनस कर दीजिए, 143 के करीब आ जाएगा। तो सोचिए, प्रोटॉन तो है सिर्फ 92, न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 143। हैवियर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स का नंबर ज़्यादा हो जाता है, न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या हो जाता है? न्यूट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा हो जाता है 143, और प्रोटॉन्स का नंबर कम है 92। लाइटर न्यूक्लियाई के केस में ऐसा नहीं होता। आप हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की बात कीजिए, वहाँ पर लगभग क्या होते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होते हैं किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो हैवी न्यूक्लियाई में ऐसा क्या हो जाता है कि न्यूट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाता है और प्रोटॉन का नंबर कम हो जाता है। अभी देखिए, यहाँ पर हमने कूलम रिपल्शन की बात की थी ना, अगर प्रोटॉन्स ज़्यादा कर दिए हमने तो रिपल्शन ज़्यादा होने वाली है, रिपल्शन ज़्यादा होगी तो बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी कम हो गई तो वो न्यूक्लियस बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो न्यूक्लियस तो अनस्टेबल है। तो प्रोटॉन्स का नंबर कम, न्यूट्रॉन्स का नंबर इसलिए ज़्यादा रखा जाता है कि आपके प्रोटॉन की रिपल्शन ना हो इतनी, प्रोटॉन का नंबर ही नहीं होंगे ज़्यादा, तो पेड़ कहाँ से बनाओगे? तो न्यूट्रॉन्स के तो जितने भी ले लीजिए, यहाँ पर तो रिपल्शन नहीं होगा। तो बिग न्यूक्लियाई के अंदर हमारे पास कुछ इस तरह का यहाँ पर एक सिनेरियो या एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो तो काम नहीं करेंगी। क्यों? बिग न्यूक्लियस है, बिग न्यूक्लियस है तो एक न्यूक्लियन यहाँ दिखाओ, एक न्यूक्लियन यहाँ दिखाओ, आपको पता है इतने लार्ज डिस्टेंस पे तो न्यूक्लियर फोर्सेस काम ही नहीं करेंगी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांध ही नहीं रखेगा, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस काम ही नहीं करेंगी। लेकिन इतने डिस्टेंस पर एक प्रोटॉन को क्या कर जाता है? रिपेल कर जाता है। कूलम रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो लार्ज सेपरेशन पर काम करती हैं, और जो आपकी न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्सेस है ना, वो आपके शॉर्ट डिस्टेंस पे काम करती हैं। तो ये तो शॉर्ट डिस्टेंस नहीं रहा, तो इसका मतलब यहाँ पर तो न्यूक्लियर फोर्सेस काम ही नहीं करेंगी। ये लार्ज डिस्टेंस हो गया, तो लार्ज डिस्टेंस हो गया तो कूलम रिपल्सिव फोर्सेस काम करने वाली हैं। तो इस कूलम रिपल्सिव फोर्स को कम करने के लिए हम प्रोटॉन का नंबर कम कर देते हैं और न्यूट्रॉन का नंबर क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो वो न्यूक्लियस आपका क्या हो जाएगा? वो आपका स्टेबल हो जाएगा। तो अब ये जो आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ये बिल्कुल वही काम कर रहा है जो एक इलेक्ट्रॉन करता है किसके अंदर? एटम के अंदर। इलेक्ट्रॉन देखिएगा, हाफ स्पिन भी है, माइनस हाफ स्पिन भी है। चारों क्वांटम नंबर दो इलेक्ट्रॉन के पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बराबर नहीं हो सकते, सेम नहीं होंगे 4 के 4। सिमिलरली दो न्यूट्रॉन के और सिमिलरली दो प्रोटॉन के पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ये दोनों ही पार्टिकल ओबे करते हैं, ये फर्मियोन्स हैं। देख लीजिए, हाफ स्पिन है ना, तो फर्मियोन होंगे ये। अगर ये फर्मियोन है तो ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करेंगे, और अगर ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे कर रहे हैं तो चारों के चारों क्वांटम नंबर हमारे सेम नहीं होंगे। तो हमने क्या किया? ठीक है, चारों क्वांटम नंबर, नो टू न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स हैव ऑल क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। तो अगर नहीं है तो हमारे पास दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, कहिए एक जैसे क्वांटम नंबर नहीं है तो एक जैसे न्यूक्लियर शेल में नहीं होंगे। अगर आपको एक क्वांटम नंबर अलग करवा दें हम इनका स्पिन, तो दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियर शेल में हो इजली अवेलेबल हो सकते हैं।
तो देखिए ये हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो था, कब, जब जितने प्रोटॉन थे उतने ही न्यूट्रॉन थे। ये तो लाइट न्यूक्लियाई के केस में था। तो अब देखिए न्यूट्रॉन भी उतने ही हैं, उतनी एनर्जी लेवल तक गए हैं जितने के प्रोटॉन गए हैं, इसका मतलब दोनों का नंबर सेम है। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ प्रोटॉन तो हैं हमारे पास, थोड़े से लोअर एनर्जी लेवल्स पे हैं न्यूक्लियर शेल्स के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर भी उसी तरह से एनर्जी लेवल्स होते हैं, जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक शेल्स होते हैं, इसी तरह से न्यूक्लियस के सेंटर के चारों तरफ आप छोटे छोटे रिंग्स कंसीडर करके चलिए, जिनको न्यूक्लियर शेल्स कहेंगे। इन न्यूक्लियर शेल्स में हमने क्या भर रखे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बिल्कुल ऐसे ही भर रखे हैं लगभग जैसे कि इलेक्ट्रॉन हमने इलेक्ट्रॉनिक शेल्स में भर रखे हैं। अब ये हो गए हमारे हैवी न्यूक्लियस की बात। हैवी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन का नंबर ज़्यादा था, प्रोटॉन का नंबर कम था। तो देखिए प्रोटॉन तो हमने थोड़े से दिखाए हैं, न्यूट्रॉन कितने आगे चले गए देखिए। अब अगर हम इन दोनों न्यूक्लियस की बात करें, दिस न्यूक्लियस इज स्टेबल। क्यों, देखिए सारे के सारे न्यूक्लियस ग्राउंड लेवल पे ही हैं, ग्राउंड लेवल एनर्जी न्यूक्लियर शेल्स में ही हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर तो ये वाले जो न्यूक्लियंस हैं, ये न्यूट्रॉन्स हैं, ये तो हायर एनर्जी लेवल ले गए ना। तो जितनी ज़्यादा हायर एनर्जी लेवल्स पे आप जाएंगे तो वो चीज़ उतनी क्या हो जाएगी, अनस्टेबल। तो अगर हम इन दोनों कॉन्फ़िगरेशंस को ध्यान में देखें, दिस इज़ मोर स्टेबल, क्योंकि इसकी एनर्जी बस तीसरे लेवल तक ही है, ये तो पाँचवें लेवल तक चला गया, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा हो गई। जिसकी एनर्जी ज़्यादा वो अनस्टेबल। इट मीन्स दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज़ अनस्टेबल एंड दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज़ स्टेबल। तो जो अनस्टेबल होगा उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। क्योंकि देखिए अगर वो स्टेबल होता तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड होते। अब यहाँ पर तो अनस्टेबिलिटी इस हायर एनर्जी लेवल्स की वजह से है, तो अनस्टेबिलिटी की वजह से बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गई, यहाँ पर कम हो गई। तो जहाँ पर न्यूट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन के नंबर से ज़्यादा होगा, वहाँ पर आपको कुछ इस तरह से पिक्चर मिलेगी। तो इस केस में न्यूट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल्स ले जाएंगे। अगर न्यूट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल्स के ऊपर चले गए तो इट मीन्स दे आर अनस्टेबल। तो ये आपके क्या हो गए, अनस्टेबल हो गए। तो यहाँ पर इस टर्म को देखिए हमने कुछ इस तरह से दिखाया। इसको हमने असिमेट्रिक क्यों कहा, इसको हमने असिमेट्रिक इसलिए कहा क्योंकि सिमेट्री नहीं है किसके बीच में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर के बीच में, तो वो अलग है। तो ये आपका असिमेट्रिक कांस्टेंट आ गया, और n माइनस जेड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a के ऊपर। n माइनस जेड क्या है, n है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, z क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में से नंबर ऑफ प्रोटॉन आपने माइनस कर दिया, तो ये आ गया ना डिफरेंस इन बिटवीन द न्यूट्रॉन नंबर एंड प्रोटॉन नंबर, डिवाइडेड बाय a, और इस n माइनस जेड के स्क्वायर के ऊपर आपकी असिमेट्रिक टर्म डिपेंड करती है। अब इसका मीनिंग देखिएगा, जितने ज़्यादा न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, उतनी ही बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हैवियर न्यूक्लियस जो आपके पास होते हैं उनके केस में बाइंडिंग एनर्जी कम हो गई, बाइंडिंग एनर्जी कम हो गई तो वो अनस्टेबल हो गए, और अनस्टेबल हो गए तो वो अंडर अल्फ़ा डीके, बीटा डीके और गामा डीके के अंदर चले जाते हैं, और इसी वजह से वो स्टेबिलिटी गेन करने के चक्कर में अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेडिएशंस निकालते रहते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट टर्म है हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी को इफ़ेक्ट करती है, वो हमारे पास है पेयरिंग टर्म। अब पेयरिंग टर्म का मीनिंग देखिएगा। पेयरिंग टर्म में सोच लीजिए कि आपके पास सोडियम है, और सोडियम का मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ। ये आपके पास 11, और ये आपके पास मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने आपको 22 कह दिया है। तो ये सोडियम के केस में 11 तो आपके पास क्या हो गए, प्रोटॉन हो गए, और अगर 22 मैंने आपको एटॉमिक मास नंबर दिया है तो आपके पास 11 ही क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। तो अब तुम देखो कि प्रोटॉन 11 और न्यूट्रॉन 11, तो प्रोटॉन भी ओड और न्यूट्रॉन भी ओड। अगर यहाँ पर हम ये कह दें कि मैग्नीशियम का केस ले लिया हमने, मैग्नीशियम के केस में हमने कह दिया 12 और 24, 12 और 24 कह दिया, तो प्रोटॉन्स क्या हो गए, इवन हो गए, और 24 में से 12 माइनस करोगे तो 12 क्या आ गए, न्यूट्रॉन्स आ गए, तो न्यूट्रॉन्स भी इवन हो गए। तो ये जो कैपिटल N है वो तो इंडिकेट कर रहा है न्यूट्रॉन्स के नंबर को, और जो कैपिटल Z है वो प्रोटॉन के नंबर को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ देखिएगा, ये आपके पास Z भी इवन है और N भी क्या है, इवन है। तो ये कुछ ऐसा ही केस नहीं आ गया।
कि ये भी आपके पास पेयरिंग थे और ये भी आपके पास पेयरिंग थे, तो आप ये देखिए ये केस स्टेबल है। अगर मैं यहाँ पर ये कह दूँ कि ये आपके पास ओड है, यानी कि एक न्यूट्रॉन बढ़ा दीजिए यहाँ पर, तो आप ये देखिए पहले वाले कंपैरिजन में जब ये सारे पेयरिंग में थे तो वो ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन थी एज़ कम्पेयर टू, या तो मैं एक न्यूट्रॉन को बढ़ा दूँ तो ये ओड हो गया, ये इवन ही रह गए, या फिर मैं ये कर दूँ कि एक प्रोटॉन को बढ़ा दूँ यहाँ पर और इसको इवन ही रहने दूँ, तो ये इवन हो गया, ये ओड हो गया, तो अब ये तो हायर एनर्जी लेवल में चला गया। तो अब ये देखिए जब इवन इवन है ना दोनों, तो ये ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो बाइंडिंग एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इन दोनों में से एक भी ओड कर दो, ये ओड कर दिया, ये इवन कर दिया, तो ये तो एनर्जी हायर ले गया। इसी तरह से अगर इसको ओड कर दिया और इसको इवन ही रहने दिया, तो ये ओड वाला तो हायर एनर्जी में चला गया ना, तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो ओड इवन, इवन ओड, इसको ओड ए से कहा रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी दोनों में से एक भी ओड हो गया तो उसको ओड ए कह देंगे। ओड ए बाइंडिंग एनर्जी को क्या करता है, कम। ये वाली कॉन्फ़िगरेशन जो आपको दिखाई जा रही है ना, दोनों इवन इवन है, तो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी है तो बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है। तो इवन इवन इज़ स्टेबल, इट मीन्स बाइंडिंग एनर्जी को इवन इवन एनहांस करता है, इंक्रीज़ करता है। और ओड ए वो क्या करेगा, बाइंडिंग एनर्जी को डिक्रीज़ यहाँ पर करेगा। तो देखिए हमारे पास टोटल यहाँ पर कितनी तरह के केसेस बन सकते हैं। फर्स्ट, प्रोटॉन का नंबर इवन हो, न्यूट्रॉन का नंबर इवन हो, तो ये न्यूक्लियाई सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, हमारा स्टेबल न्यूक्लियाई हो जाएगा। सेकंड केस आ जाइए, प्रोटॉन भी ओड है, न्यूट्रॉन भी क्या है, ओड है, ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर भी मैंने एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा डाल दिया, यहाँ पर भी एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा डाल दिया, तो आप ये देखिए एक्साइटेड स्टेट में ये भी चला गया और ये भी एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो दैट इज़ एन अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और अनस्टेबल है तो इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी कम है, तो इसका मतलब ये जो टर्म है जिसमें प्रोटॉन का नंबर ओड है, न्यूट्रॉन का नंबर ओड है, दैट टर्म, दैट टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, दैट टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज़ लेस स्टेबल, एंड लेस स्टेबल मीन्स दैट हैव लेस बाइंडिंग एनर्जी। नेक्स्ट देखिएगा, ओड इवन और इवन ओड, प्रोटॉन ओड न्यूट्रॉन इवन, या फिर प्रोटॉन इवन जो न्यूट्रॉन है वो ओड, उन दोनों कॉन्फ़िगरेशन को ओड ए से इंडिकेट कर रहे हैं हम। तो ये जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ हैव ए स्टेबिलिटी विच इज़ मोर स्टेबल दैन ओड ओड एंड लेस स्टेबल दैन इवन इवन। तो अगर हम ए बी सी में से अगर कंपेयर करें तो आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है वो कौन है, इवन इवन। उससे ज़्यादा, उससे कम अनस्टेबल कौन है, ओड इवन या कहिए ओड ए। और सबसे कम अनस्टेबल कौन है आपका, ओड ओड। तो अगर यहाँ मैं कंपेयर करूँ तो इसकी स्टेबिलिटी है सबसे ज़्यादा, फिर इसकी स्टेबिलिटी आएगी और फिर इसकी स्टेबिलिटी आएगी। तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है ओड ओड, फिर ओड इवन या इवन ओड, या फिर सबसे लास्ट में या कहिए सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसके, इवन इवन। तो सोचिए इवन इवन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा तो बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा। इट मीन्स this type of configuration is going to increase the binding energy। तो ये बाइंडिंग एनर्जी में इंक्रीज होने जा रही है। ये वाली कॉन्फ़िगरेशन बाइंडिंग एनर्जी को डिक्रीज़ करेगी। क्यों? क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है जो न्यूक्लियस को क्या बना रही है, अनस्टेबल बना रही है, तो बाइंडिंग एनर्जी को डिक्रीज़ करेगी। ये वाली कॉन्फ़िगरेशन भी हायर एनर्जी लेवल्स के अंदर न्यूक्लियंस को डाल देगी, अगर डाल देगी तो अनस्टेबिलिटी हो जाएगी, तो बाइंडिंग एनर्जी को ये वाली टर्म भी क्या करने जा रही है, डिक्रीज़ करने जा रही है। तो यहाँ पर हमारे पास एक टर्म आती है जिसको हम नाम देते हैं दैट इज़ न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी और प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक अवे एन न्यूट्रॉन और ए प्रोटॉन फ्रॉम ए न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी और प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी। न्यूक्लियस में से अगर न्यूट्रॉन निकाल रहे हो उसके लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी कह दो। प्रोटॉन को निकालने के लिए न्यूक्लियस में से जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको क्या कह दो, प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी कह दो। अब यहाँ देखिए ये दोनों एनर्जी यहाँ पर क्यों यूज़ की गई, इस वजह से यूज़ की गई, इन दोनों न्यूट्रॉन में से एक न्यूट्रॉन निकालना है आपने। अगर आपने निकालना है तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ये। अगर मैं आपको यहाँ ये कह दूँ कि एक न्यूट्रॉन यहाँ है, इस न्यूट्रॉन को बताओ ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी या कम?
ये देखिए हायर एनर्जी स्टेज पे है, इस न्यूट्रॉन को कम एनर्जी देनी पड़ेगी, निकल जाएगा बाहर। तो इस न्यूट्रॉन की तो न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी है कम, लेकिन इस केस में इस न्यूट्रॉन की या इस न्यूट्रॉन की सेपरेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। तो सेपरेशन एनर्जी ज़्यादा का मतलब क्या हो गया, वो बाइंडिंग एनर्जी, वो न्यूक्लियस के अंदर रहना चाह रहा है, इसलिए तो वो नहीं जाना चाह रहा बाहर। तो अगर रहना चाह रहा है तो बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है। तो अगर आपको ये बता दिया जाए ना कि न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी कम है, तो अगर न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी कम है तो इसका मतलब आपने थोड़ी सी एनर्जी देके एक न्यूट्रॉन निकाल दिया, इसका मतलब उसकी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग एनर्जी नहीं थी। तो बाइंडिंग एनर्जी न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी या प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी से रिलेटेड है। जितनी ज़्यादा न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी। जितनी कम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी उतनी ही कम क्या हो जाएगी, हमारी बाइंडिंग एनर्जी। तो ये जो पेयरिंग टर्म्स थी ना हमारी, कि हम कह रहे हैं कि इवन इवन, ओड इवन या इवन ओड, तो यहाँ पर हमारे पास 3 तरह के केसेस बन रहे थे। तो ये ओड एक वाला केस है, ये कोई भी कंट्रीब्यूशन बाइंडिंग एनर्जी में नहीं कर रहा, ना तो ये बाइंडिंग एनर्जी को बढ़ा रहा है, ना बाइंडिंग एनर्जी को क्या करवा रहा है, डिक्रीज करवा रहा है, ना इंक्रीज करवा रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जब आपका प्रोटॉन का नंबर या न्यूट्रॉन के नंबर में से एक इवन हो और एक ओड हो, तो बाइंडिंग एनर्जी पे इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना पॉजिटिव इफेक्ट होता ना नेगेटिव। लेकिन अगर दोनों ही इवन इवन है तो वो न्यूक्लियस स्टेबल होता है, न्यूक्लियस स्टेबल है तो बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। तो दिस टर्म इज़ गोइंग टू इंक्रीज द बाइंडिंग एनर्जी। तो पॉजिटिव टर्म यानी कि बाइंडिंग एनर्जी में आप ये टर्म को ऐड कर देंगे। अगर ओड है तो वो न्यूक्लियस अनस्टेबल है, तो अगर अनस्टेबल है तो वो बाइंडिंग एनर्जी को डिक्रीज़ करवाने की कोशिश करेगा। डिक्रीज़ करवा रहे तो देखिए नेगेटिव साइन लगा दिया ना, तो नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है बाइंडिंग एनर्जी को डिक्रीज़ करवाएगी टर्म, और यहाँ पर ये टर्म क्या दिखा रही है, बाइंडिंग एनर्जी को इंक्रीज़ करवा रही है। AP जो है आपके पास एक कांस्टेंट है जो पेयरिंग टर्म को इंडिकेट कर रहा है, और बाइंडिंग एनर्जी ओड इवन ओड के केस में किस पर डिपेंड करवा रहे हैं हम, a⁴ के ऊपर। तो देखिए टोटल जो सेमी एम्पिरिकल आपका बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला है ना, आपने 5 फैक्टर्स पढ़ लिए। एक तो वॉल्यूम की वजह से, तो वॉल्यूम की वजह से जो बाइंडिंग एनर्जी टर्म है वो कितनी आ गई आपकी, AV टाइम्स ऑफ A। दूसरा आपके पास क्या था, सरफेस पर जितने भी पार्टिकल हैं वो बाइंडिंग एनर्जी को डिक्रीज़ करवाने की कोशिश कर रहे थे, तो इसलिए ये माइनस हो गया। थर्ड क्या था, कूलम रिपल्शन, प्रोटॉन आपस में पेयर बना कर रहे हैं, कितने पेयर, Z⁻Z⁻1 डिवाइडेड बाई 2, और उनके बीच का सेपरेशन भी डिसाइड कर रहा है कि उनके बीच में रिपल्शन कितना होगा। तो रिपल्शन है तो बाइंडिंग एनर्जी को डिक्रीज़ करवा रहे हैं, तो डिक्रीज़ करवा रहे हैं तो नेगेटिव साइन। फोर्थ फैक्टर कौन था कि न्यूट्रॉन का नंबर अगर प्रोटॉन के नंबर से ज़्यादा हो गया, n-Z, ये सेपरेशन अगर ज़्यादा है तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी कम, इसलिए टर्म नेगेटिव है। अब ये जो डेल्टा है ये 0 भी आएगा, ये पॉजिटिव भी आएगा और ये नेगेटिव भी आएगा। इट डिपेंड्स कि आपके पास इवन ओड या ओड A न्यूक्लियस में से कौन से वाला केस हमारे पास है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर 5 तरह की टर्म्स आ गई, जो बाइंडिंग एनर्जी को सिर्फ एक यही टर्म है जो इंक्रीज़ करवा रही है, बाकी सारी की टर्म्स पेयरिंग टर्म में भी कुछ केस है, एक ही केस है ओड A का जो एनहांस कर रहा है, इवन का केस भी एनहांस कर रहा है। बाकी सारी टर्म्स देखिएगा, सरफेस टर्म है, कूलम टर्म है, असिमेट्रिक टर्म है, ये सारी की सारी टर्म क्या कर रही हैं, बाइंडिंग एनर्जी को डिक्रीज़ करवाने की कोशिश कर रही हैं। बार बार अब एक्सपेरिमेंटली हम क्या करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे और वहाँ से AV, AS और AC और एसिमेट्रिक और डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, एक न्यूक्लियस लीजिए, हमें उसके A की वैल्यू पता है, Z की वैल्यू पता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि A N Z, ऑल पैरामीटर्स आर नोन। बाइंडिंग एनर्जी कैसे पता लगा लेंगे, मास डिफेक्ट के फॉर्मूले से बाइंडिंग एनर्जी पता कर लीजिए, डेल्टा MC²। तो डेल्टा MC² से बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी, और हमने बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखा और वहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाली, AV, AS, AC, A असिमेट्रिक और डेल्टा की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली। ये फॉर्मूला हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, बाइंडिंग एनर्जी अगर आपको पता चल जाए ना ज़्यादा है तो आप कह देंगे न्यूक्लियस स्टेबल है, अगर बाइंडिंग एनर्जी आपकी कम आ रही है ना तो आप कह देंगे न्यूक्लियस अनस्टेबल है। बाइंडिंग एनर्जी अगर कम आ रही है आपकी तो उसको आपने कैसे बढ़ाना है, वो आप बीटा डीके से, बीटा नेगेटिव डीके से, इलेक्ट्रॉन कैप्चर से, गामा डीके से,
different type of nuclear reactions are responsible for the stability of the nucleus. तो बाइंडिंग एनर्जी विल डिसाइड कि आपका न्यूक्लियस स्टेबल है या अनस्टेबल है, और अगर अनस्टेबल है तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बीटा डीके की वजह से वो अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, या आपका अल्फ़ा डीके की वजह से, या आपका गामा रेडिएशंस या गामा डीके की वजह से. तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सेमी एम्पिरिकल बाइंडिंग एनर्जी फॉर्मूला.